मात्रा ज्यादा हो गई। नमक की मात्रा की वजह से ये पीएच हाई हुआ था। और अभी जो लैब रिपोर्ट करवाई है उससे पता चला है कि वो पीएच किसके कारण से हुआ था। अभी लैब रिपोर्ट कराने के बाद अभी जो पता चला है तो उससे अभी दोबारा काम शुरू किया गया है। तो मैं तो यही बताऊंगा कि किसान भाइयों को अगर किसी का पीएच ज्यादा है तो वो फसल रसायन न चलाएं खेत के अंदर। तो आपने कितना भस्म रसायन यूज किया है और कैसे कैसे उसका आपने यूज किया है, थोड़ा वो हमारे किसान भाइयों को बताएं। मैंने 1 एकड़ के अंदर 2 मटके बना करके दोनों ही एक साथ में ही डाल दिए थे। लगभग 20 केजी के आसपास एक बारी में डाल दिया था भस्म रसायन। तो उससे बहुत ज्यादा हाई हो गया। तो स्प्रे वगैरह भी आपने इसके लिए? हाँ जी, स्प्रे भी किए थे। तो स्प्रे से ज्यादा तो मैंने मिट्टी में ही चला दिया था। वो तो मिट्टी में चलाने के कारण से वो पीएच ज्यादा ही हो गया उसका। तो पहले आपने मिट्टी की टेस्टिंग नहीं करवाई थी अपनी मिट्टी की, ऐसे ही आप वीडियो देख के उसको इस्तेमाल कर रहे थे? जी, ये मिट्टी की जो मतलब जो भी किसान है वो कभी कराता ही नहीं है। अगर किसी को हम बोलेंगे कि मिट्टी की रिपोर्ट करा ले तो वो बोलेगा कि ये अच्छी हो रही है फसल तो मिट्टी की रिपोर्ट करवानी क्यों है। और यही कारण मेरे साथ बना था क्योंकि मुझे केमिकल में तो अच्छी फसल मिल रही थी। वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। अगर कोई बोलता था कि मिट्टी की रिपोर्ट करा तो मुझे ये जरूरी नहीं समझा कि मैं मिट्टी की रिपोर्ट कराऊं। अगर मिट्टी की रिपोर्ट करानी मैंने सोची तो वो लोकल में सोची अपने पास में। और आपको वो पता ही है कि लोकल वाले कैसे करते हैं। तो फिर से वही गड़बड़ रही कराने के बाद भी। लेकिन अभी जो आइसर से कराई है वहां से करेक्ट मिली है। तो अभी काम शुरू किया गया है दोबारा उस पे। तो उसमें माइक्रोब्स कितने हैं आपकी मिट्टी में, थोड़ा सा वो उस पे भी बताएं कि वो क्या क्या रिपोर्ट में आपका आया है, वो रिपोर्ट थोड़ा सा बताइए हमारे को। जी, माइक्रोब तो अभी उसमें डेवलप होना शुरू हो चुके हैं। और जो कार्बन है वो भी बढ़ गया था पहले से। लेकिन पीएच ये जो हाई है उसकी वजह से काम नहीं कर रहे वो प्रॉपर। तो अभी पीएच को कंट्रोल करने के बाद जो कार्य किया जाएगा उसके बाद ही अच्छा काम आएगा। और जो ये क्या नाम है प्रोटोजोआ होता है वो मेरी मिट्टी के अंदर 5500 के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन अभी किसी किसान के खेत में देखते हैं तो उसके पास में सिर्फ वो 250 से 500 तक ही मिलता है। हम्म। और जो रूट डेवलप करने वाली निमाटोड होते हैं वो 1 ग्राम मिट्टी में कम से कम 50 ग्राम होने चाहिए। तो अभी मतलब मैंने इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी वो 20 से 25 पर ग्राम पहुंचे। मतलब हाफ ही हुए हैं अभी तक वो। ऐसी जो हम्म। बैक्टीरिया होती है हमारी, निमाटोड बोलते हैं उसको भी, वो 1 ग्राम मिट्टी में 100 से 300 के पास होनी चाहिए। लेकिन वो भी अभी मेरी कम है। वो मेरे अभी खेत में 70 ही मिली है। और ऐसे ही फंगल होती है, फंगल निमाटोड, वो 50 से 150 होती है 1 ग्राम मिट्टी के अंदर। लेकिन वो अभी 25 पर ग्राम मिट्टी के अंदर है मेरे पास। और जो फंगल बैक्टीरिया रेशो होता है वो 1.1 का होता है। लेकिन वो अभी हाफ ही है मेरे उसमें खेत के अंदर। लेकिन जो आयरन जिंक कैल्शियम है वो प्रॉपर है अभी। कुछ ही मात्रा में कम है बस। तो उसके लिए आपने कोई मिट्टी वगैरह इस्तेमाल की थी? जी जी, मैंने ये सभी मिट्टी डाली थी। रेड और वाइट और रॉक फास्फेट, सफेद खनिज, आयनी ग्रीन। तो इसी वजह से वो आपकी मिट्टी में जो न्यूट्रिशन है वो अच्छा है। हाँ, लेकिन न्यूट्रिशन तो आपकी फुल, मिट्टी में, लगभग फुल ही है। ओके, तो आपने जी, जो ये पीएच है तो वो कितना है अभी? पीएच मेरी मिट्टी का 8.5 है जी। 8.5? हाँ, हाँ, तो वो ज्यादा ही हो गया ना उसमें। वो अभी पता चला है ना कि ये भस्म रसायन और ये फसल गुट्टी चलाई है साथ में। तो उन दोनों के अंदर जो नमक है ना उसने ये पीएच हाई किया है। हम्म। तो अभी कार्बन कितना दिखा रहे हैं आपकी रिपोर्ट में? कार्बन तो 0.67 है। 0.67, यानी कि 0.70 के आसपास अभी पहुंचे हैं अब। हाँ हाँ हाँ। और ईसी कितनी है उसकी?
इसी इसी तो पास में ही थी शायद वो, एक पॉइंट कम थी शायद उससे। 0.9 से नहीं कम नहीं, थी या? 0.19 थी शायद, 0.2 होती है वो। 0.19 है आपकी? हाँ। ओके। तो देखिए किसान भाइयों, अभी ये 2018-19 में जो उन कोरोना काल स्टार्ट हुआ था तब से इन्होंने स्टार्ट किया है। और आज लगभग इनको 5 से 6 साल हो गए हैं, और 5 से 6 साल में इन्होंने वीडियो देख करके ही जो प्रैक्टिस की, अब उसका ही परिणाम है कि इनकी मिट्टी में जो पीएच है वो बढ़ गया है। और जब पीएच बढ़ जाएगा मिट्टी का तो फिर वो प्लांट नीचे से अपटेक नहीं कर पाएगा भोजन को, वो कहीं ना कहीं डिफिशियंसी उसमें रहेगी, और वो प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं करेगा, सूख जाएगा। ऐसा ही विशाल जी के खेत में चला हुआ है। तो मैंने इनको सुजेस्ट किया था कि आप पहले एक बार मिट्टी की टेस्टिंग करवाएं। इन्होंने अभी टेस्टिंग करवाई तो उसमें भी 8.5 इनका पीएच है, तो 8 उठा पाएगा। और जैसे बागवानी की अगर आवाज बात नहीं आ करें। रही थी बीच में। जी। अब आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी अभी बीच के अंदर। हाँ, तो जैसे 7 पॉइंट है जो पीएच का 7, वो आपकी मिट्टी में अगर होगा तो वो अच्छे से आपका प्लांट भोजन उठा पाएगा, और उसके अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। अगर बागवानी में आप गए हुए हैं तो उसमें आपका 6.5 अगर पीएच होगा तो उसमें प्लांट अच्छे से भोजन उठा पाएगा। तो आपको वो मेंटेन करके रखना है। जब तक वो मेंटेन आप नहीं करोगे तब तक आपकी प्रॉपर पैदावार नहीं आएगी। मैक्सिमम लोग टीसीबीटी तकनीक की जो वीडियो देख करके उसको अप्लाई करते हैं, तो उनसे मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो उसको ऐसे ना करे, अपनी मिट्टी की वो टेस्टिंग कराए, उसके बाद में ही उसको अप्लाई करे। और किसान भाई, इससे संबंधित किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, विशाल जी से भी और मेरे से भी। और अगर किसी के पास में कोई एक्सपीरियंस है ऐसा जिससे उनको कुछ फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, तो उसको भी आप चर्चा में ला सकते हैं। ये किसान भाइयों के लिए ही मंच है। तो जब तक आप अपना एक्सपीरियंस इस पे शेयर नहीं करोगे, हमारी क्या कमियां हैं, क्या हमने ठीक किया है, वो आप शेयर नहीं करोगे, तब तक वो अच्छा रिजल्ट सभी को नहीं पता चलेगा। तो अब सभी जितने भी किसान भाई इस पे जुड़े हुए हैं, प्लीज वो थोड़ा सा अपने बारे में बताए कि वो कब से कर रहे हैं और अभी कितना उन्होंने उत्पादन लिया है, और अभी मिट्टी की स्थिति उनकी क्या है, और क्या क्या वो एप्लीकेशन उसमें करते हैं। राकेश कुमार जी, राम राम। राम राम जी। मैं प्रेमपाल बोल रहा था, रेवाड़ी से, भुरियावास से जी। हाँ जी, हाँ जी, प्रेमपाल जी। वो पिछले साल मैंने ही बताया था कि भाई मैंने वो अपना जो फसल भुट्टी डाल ली थी ना, तो मेरा गेहूं एकदम पीला गिर गया था जी। हाँ जी। मेरा मेरा पीएच था 8.1। और हाँ, तो आठ उसके बाद पॉइंट फिर एक मैंने पे से उसमें नीचे अपना, जाना बंद कर हाँ, दिया। जी। उसके बाद मैंने अपना जो ये खाद बना रखा है ना, जैविक खाद। कंपोस्ट खाद जो आपने बनाया हुआ है? हाँ, उसमें 6 बेड थे मेरे। ये 25 बाई 40 में बना रखे थे मैंने। ओके। तो उनका जो फालतू फालतू जो पानी सुबह से हम डालता था, उनका मैंने एक ड्रम दबा रखा था। अच्छा। वो ड्रम में जो पानी निकला था ना, मैंने वो फसल भुट्टे जो पीले हुए थे, और वो जी। ड्रम का जो मैंने पानी का स्प्रे किया, तीसरे दिन हरे हो गए हम्म। थे जी। और अभी मैंने, देखिए क्या हुआ उसके अंदर, जो आपने कंपोस्ट का जो पूरा पानी निचोड़ के नीचे जो आ गया है, उसके अंदर हाँ जी, प्रॉपर माइक्रोब्स न्यूट्रिशन और प्रॉपर तरीके से उसके अंदर एंजाइम्स वगैरह होते हैं। तो वो डालने से अच्छा, तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा। उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा भी हाई होती है। तो वो इसी वजह से वो एकदम हरे हो गए, ताकि प्लांट ऊपर से जब जैसे ही आपने स्प्रे किया तो उसने पत्तियों के जरिए वो उठा लिया।
हाँ जी, सबसे पहले मैंने बताया था कि भाई जो जिसका पीएच मान ज्यादा होता है वो उसमें ये फसल घुट्टी नुकसान करती है जी। और मैं अणुजल बना के चला रहा हूँ। मेरा पहले पीएच मान 8.1 था और अब 7.1 है। ये अपने जैव रसायन आप चलाने से फर्क पड़ गया। कितना जैव रसायन आपने चलाया प्रति एकड़? हर सिंचाई गैल जैसे पानी दिया ना फुहारों में चलाया मैंने 10 लीटर के करीब एक बार हर सिंचाई में। लगभग कितनी सिंचाई की है आपने एक सीजन में? गेहूं में कम से कम 12 सिंचाई की थी जी फुहारों से। 12 यानी 10 लीटर आपने एक बार में दिया है। हाँ जी। तो 120 लीटर के आसपास आपने मीठा जैव रसायन चलाया, तो उससे वो पीएच डाउन हो गया आपकी मिट्टी का। हाँ जी। शुरू में इसी जब वजह। मैंने 2022 में जब टेस्ट करवाया था तो 8.1 था, 23 में करवाया था तो 7.1 आ गया था, और अब की बार मैंने चेक करवाया नहीं है। और गेहूं में तो थोड़ी ज्यादा दिक्कत आती है। बाकी सरसों है, सरसों अपने जो रासायनिक है ना उससे भी मोटी डंठल और फुटाव बहुत ज्यादा है जी। उसमें सिर्फ अणुजल और अपने ये हाई सी एन रेसो चलाया अब की बार। हम्म। और अपना जो ये एनपीके और नैनो खनिज अण की स्प्रे करी थी। और उसमें 1 लीटर अपना अणुजल और 2 लीटर हाई सी एन रेसो मिलाया था। जो ये हाई और सीएन रेशो है ना, ये बड़े काम की चीज है। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से नीचे चलाते हैं तो इससे आपकी मिट्टी का कार्बन भी बढ़ेगा और प्लांट एकदम अपटेक कर लेगा न्यूट्रिशन को, और बैक्टीरिया वगैरह भी इसमें अच्छे से डेवलप होंगे। तो वो उसी का ही परिणाम है कि आपकी जो सरसों आप बता रहे हैं वो मोटी डंठल हो गई है, वो उसी की वजह से हुई है। हाँ जी, और एक में से 20-20 30-30 फुटाव है जी। और नीचे अपनी बाजू होती है ना अपने हाथ के जैसे हट्टे कट्टे आदमी के जो बाजू होती है, जी। ऐसे मोटे तना है जी नीचे से। अच्छा, नीचे से पूरा मोटाई लिया हुआ है लगभग 3 से 4 इंच का। हाँ जी। बहुत बढ़िया। लेकिन तो गेहूं में थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत आती है। गेहूं में तो वो बताते हैं ना गुरु जी कि भाई बार बार में आपने बना बनाया चीज देनी पड़ेगी। सिरसों में तो बस 2-3 बार ही चलाया है ये अणुजल और हाई सी एन रेसो, और 2 स्प्रे करी है। सिरसों तो बहुत तगड़ी है जी। और लेकिन गेहूं में थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़े। गेहूं भी कुल मिला के ठीक है जी। तो ये आपने जो कब से ये स्टार्ट किया हुआ है ऑर्गेनिक फार्मिंग? ये जी मैंने वैसे तो 5वीं साल है, लेकिन अपने ये टीसीबीटी का सारा सौदा तो पिछले साल डाला था। मिट्टी माटी 30-40 हजार की मंगा के 2 एकड़ में। हम्म। तो तो मिट्टी का तो लगभग कोई खास कितनी? रिजल्ट मेरे को नहीं लगा जी। बाकी नहीं, ये जो मिट्टी। अपने प्रोडक्ट चला रहे हैं ना ये अणुजल वगैरह बना के अंतरव्य हम्म। वगैरह, ये इनका रिजल्ट बढ़िया है। हाँ, देखिए प्रेमपाल जी, क्या है कि मिट्टी में अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर होगा और बैक्टीरिया प्रॉपर होंगे, तभी प्लांट उसको अपटेक कर पाएगा और तभी उसमें वो अच्छे से उसको निकाल पाएगा। अभी जो आपने मिट्टियां डाली हुई है ना, जब तक वो माइक्रोब्स पूरे नहीं होंगे तब तक वो हाँ, मिट्टी का काम आपका प्रॉपर नहीं होगा। जैसे ही माइक्रोब्स आपने बढ़ाए और कार्बन बढ़ाया, तो एकदम आपका प्रोडक्शन कम से भी कम पर एकड़ 2 से 3 क्विंटल बढ़ जाएगा। पिछली बार मैंने 45 मन किल्ला का गेहूं हुआ था। वैसे रासायनिक में 70 मन के होते हैं ये गेहूं हमारे यहाँ। हम्म। ये सैंडी सॉइल है आपकी? हाँ, मिट्टी मतलब कैसी है आपकी, रेतीली है? हाँ रेतीली है जी। हाँ, और तो वो मैंने सैंडी सॉइल है। अच्छा, और मैंने ये जैसे मान लो 4-4 फुट रेत उठवाया था, उसके बाद मैंने यूरिया डीएपी ये खरपतवार नाशक कोई चीज यूज नहीं की थी। 5वीं 6ठी साल लग रही है अब। तो कंपोस्ट खाद वगैरह कितनी आपने इसमें इस्तेमाल की है? कंपोस्ट खाद जब मैंने रेत उठवाया जब तो 7 हाईवा डलवाया था। एक हाईवा में 4-5 ठेली आती है तो 35 ठेली करीब डाली थी 2 एकड़ में। उसका कोई हम्म। रिजल्ट नहीं था। फिर हम्म। मैंने अपना एक कंपोस्ट केचुआ खाद बनाया था शुरू में। हम्म। हम्म। वो वो डाला था। उसका भी बस 5-7 दिन रिजल्ट होता था, फिर उसके बाद फिर डालते फिर रिजल्ट दिखाती थी। फिर गुरुजी हम्म। ने बताया भाई ये तो नेगेटिव है, तो हमने वो अपना मदर कल्चर से अब 2 साल से पिछले साल भी मदर कल्चर यूज कर रहा था, अब भी तो उसी से बना रहा जीवाणु हूँ। कल्चर आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें? हाँ जी।
बहुत इससे बढ़िया। मतलब 5 महीने लग जाते हैं जो अच्छा खाद बनता है वो। ये बोलते हैं ना भाई हम्म। 3 महीने बन जाता है, 3 में तो अच्छा खाद नहीं बनता, 5 महीने लग जाते हैं अब। नहीं, उसको क्या करोगे आप? सबसे पहले उसका एक 2 फुट का बेड बनाओगे। 2 फुट बेड का बना बेड रखे हैं मैंने जी। बनाओगे। हाँ, उसके अंदर आपने मिट्टी और उसको सूखी पत्तियां भी ऐड करी थी क्या? नहीं नहीं, खाली अपना गोबर, भैंस का गोबर, जो ताजा गोबर, ईंट बिछा रखी है बढ़िया, फ्रेश गोबर, मतलब रोज इकट्ठा करते हैं वो। हाँ, वो उसको एक इसीलिए आपका महीना वो तो पहले। इसीलिए वो टाइम ज्यादा ले रहे हैं आपका। अगर उसमें आप थोड़ी सी एक छोटी पतली लेयर मिट्टी की उसमें डाल देंगे और सूखी पत्ती थोड़ी डाल देंगे और जैव रसायन जीवाणु अच्छा कल्चर अगर आप उसमें डाल लेंगे तो वो 2 मंथ में आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो अब की बार ये डाल देंगे जी। हाँ, उसको डाल करके करिए। और आप एक ही चीज और इसमें ऐड करना थोड़ी सी, जो क्या? अपना ये नहीं आता जो जैसे कच्चा कोयला नहीं बनाते, हाँ, लकड़ी बायोचार, वाला। बायोचार। हाँ जी, चारकोल बोलते हैं बायोचार का, उसको। हाँ, चारकोल, बायोचार, उसका पाउडर आप इसमें इस्तेमाल करना। तो उससे क्या अच्छा जी। होगा कि जितने भी माइक्रोब्स हैं उनका घर है वो बायोचार। उसके अंदर छोटे अच्छा जी। छोटे होल होते हैं तो उसमें वो अपनी कॉलोनियां डेवलप करते हैं अच्छे से, और लॉन्ग टर्म के लिए वो काम करता उसका है। पाउडर मिलाना है या टुकड़े मिलाने हैं ये? उसका पाउडर आपको करना है। पाउडर आप उसमें डाल सकते हैं, थोड़ा दरदरा टाइप का। अच्छा जी। एक अच्छा। संगरूर के पास में है एक व्यक्ति जो इसको बनाता है। तो अभी मैं भी लगा हूँ, उससे बात नहीं हो पाई मेरी, लेकिन जैसे ही मेरे को उसके नहीं, बारे में वो तो प्रॉपर। लकड़ी के गुटके तो हमारे यहाँ मिल जाते हैं ना, उसको अपने चक्की में से पीस लेंगे, छोटे टुकड़े बना के। हाँ, थोड़ा क्रश कर लेना उसको, है ना। हाँ, छोटे टुकड़े बना के और चक्की में डाल के थोड़ा गरगरा पीस लेंगे। हाँ, तो ये जो आपका बायोचार है ये बड़ा ही काम करता है। इसमें बैक्टीरिया कॉलोनी अपनी अच्छे से बनाते हैं, और साथ में जितना भी न्यूट्रिशन होगा वो लीच नहीं होगा, वो उसमें ही रुका रहेगा, वो उसको पकड़ के रखेगा न्यूट्रिशन को। अच्छा जी। रेतीली मिट्टी में क्या होता है कि न्यूट्रिशन पानी ज्यादा आने की वजह से लीच कर जाता है, नीचे चला जाता है। तो उसमें आप उसको ऐड करोगे तो उसको पकड़ के रखेगा वो, बैक्टीरिया को भी वो रखेगा और साथ में न्यूट्रिशन को भी रखेगा पकड़ के। उसकी आप मिट्टी की सैंपल टेस्ट एक बार करवाना, और उसके बेस पे फिर मैं आपको बताऊंगा कि 1 एकड़ में कितना आप उसको डालना। उस हिसाब से आप अच्छा, उसको डाल अब करके और तो उसका अब तो रिजल्ट फिर फसल देखना। कटने के बाद ही देखेंगे जी। हाँ, कोई फसल बात नहीं, कटने के बाद उसको टेस्ट करवाएंगे जी अच्छी तरह से। उसको बाद में करवा लेना, फसल कटने के बाद में, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको उसकी वो साइंस समझे आप पीछे की, कि हाँ जी। वो आपको जबरदस्त रिजल्ट देगा। अगर आपके आसपास में कोई भट्टी जैसे वो लगाते हैं, उसका बस वो तसल्ली करना कि वो प्रॉपर तरीके से बनाओ। किस चीज की भट्टी जी? हाँ जी। किस चीज की भट्टी जी? जो ये बायोचार बनाते हैं ना, जो आपको बोल रहे हैं कि वो कच्चा कोयला टाइप का, हाँ हाँ। इसकी ना वो तो भट्टी में वैसे इसको दुकानों पे बनाते मिल हैं। जाता है ना वो। नहीं, दुकानों पे तो मिल जाता है। अगर कोई आपके आसपास में कोई व्यक्ति इसको बनाता है, जो भट्टी वगैरह इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, क्या करते हैं, एक अच्छा, गुंबद आकार, उसकी जो मिट्टी मिल जाएगी। वो गुंबद आकार का वो बनाते हैं। उसमें वो सब लकड़ियां वगैरह डाल करके फिर उसको धीरे धीरे ऑक्सीजन उसमें प्रॉपर नहीं जाने देते वो। तो हाँ फिर हाँ। उसको पकाते हैं। आजकल तो हाई टेक की मशीन आ गई है, जो ये मेरे को मालूम चला था, ये संगरूर के पास में है, इनके पास में वो हाई टेक मशीन है उसकी। तो वो उसमें अंदर करके और उसको बंद करके बिना ऑक्सीजन के उसको जलाते हैं, तो तब वो अच्छा जी। तैयार होता है। उसकी क्वालिटी का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर अच्छी क्वालिटी का मिले तो ही आप उसको डालिएगा। ठीक है जी। और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है या कोई अनुभव है तो वो शेयर कर सकता है। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ सर, मुझे पूछना था कि ये टीसीबीटी की ट्रेनिंग कहाँ पर मिलेगी? अभी कहाँ से हो आप? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ।
रायपुर छत्तीसगढ़ में अपने ओमकार राय जी हैं, उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम वहाँ पे चलता रहता है 1-2 दिन का। ओमकार जी जी का जी आप नंबर नोट कर लें और उनके जी फार्म पे आप विजिट भी कर सकते हैं। उनका जी। फार्म भी आप विजिट करिए और वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे, वो बता पाएंगे आपको। तो वहां पर मतलब एड्रेस कैसे मिलेगा सर मुझे? मैं ओमकार राय जी का आप नंबर नोट कर लीजिए, मैं नंबर आपको दे देता हूँ। जी जी, दे दीजिए सर। जी। जी जी, बोलिए। 930 930 158 158 0060 0060। 60। 930 158 0060। जी, ये जी ओमकार मतलब। राय जी हैं। जी जी और इनको बोलना कि जो संवाद चलता है, राकेश जी ने आपका नंबर दिया था। जी और जी आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है एक, वो मेरे को अटेंड करना है, साथ में आपके फार्म की विजिट भी करनी है। आप इनके फार्म की विजिट करके आइए। बड़ा ही अच्छा इन्होंने किया हुआ है। अभी आज ही मेरी इनसे बात हुई जी और वीडियो कॉल जब मैंने इनकी देखी गेहूं, अभी गेहूं में इनका लगभग ये मान के चलो 20 से 22 कल्ले एक पौधे में है। जी और काफी लंबे समय से टीसीबीटी टेक्निक से करते हैं। जी 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 और संवाद में भी वो आते हैं एज ए एक्सपर्ट, बताते हैं फार्मरों को। शायद जी। 1 दिन पहले वो आए थे। अच्छा। तो सर आप मैंने संवाद में भी उनसे मैं जुड़ बहुत सकते दिन हैं वैसे। बाद अटेंड कर रही हूँ ये आपका। बीच में मैं सुनने का काम कर रही थी सर। और मैं मतलब एकदम फ्रेशनर हूँ, मुझे पूरा ये ट्रेनिंग लेनी है ऐसा। हाँ, तो आप उसके फार्म पे जाइए, वहीं पे वो अच्छे से आपको समझा देंगे, जी जी सिखा जी। देंगे, तो उसके बाद में आप उसको अप्लाई करिए। आपने उनका नाम क्या बताया? ओम प्रकाश। ओमकार, ओमकार राय। अच्छा, ओमकार राय। जी जी जी। जी। जी, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। जी, और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। चंद्रशेखर जी। हाँ, चंद्रशेखर जी, आवाज आ रही है आपको? अगर आपको आवाज आ रही है तो प्लीज अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट पे है। हेलो। हाँ जी, हेलो। चंद्रशेखर जी। जी जी, नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। जी, मैं यूपी से उन्नाव से रहने वाला हूँ, उन्नाव का। जी। तो वही सर, आज मैंने पहली बार ये जूम लिंक से जुड़ा हूँ। ओके। अभी मैं हाल ही में जो है यूट्यूब पे देखा था 2-4 वीडियो, तो फिर मैं कहा कैसे जुड़ूं, तो ये एक जो है सुखवीर जी हैं कोई, तो उन्होंने जो है हमको जोड़ा था ग्रुप से। सुखदीप सिंह। सुखवीर सिंह शायद हैं वो, कुछ ऐसे नाम। सुखदीप जी है वो, अच्छा अच्छा। चंडीगढ़ से। जी, अम्बाड़ा से। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या सर हाँ जी। ये जो एक 12 तारीख को लखनऊ में शायद कोई प्रशिक्षण है कुछ समय का। जी, हाँ, तो उसमें मैं जाना चाह रहा हूँ, ये छोटे भाई को भेजूंगा। तो उसके तो लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह आपने करवा लिया है? नहीं, अभी तो सर नहीं किया हुआ है। रजिस्ट्रेशन तो आप उसके लिए करवा लें। हाँ, करवा लेंगे सर। और जी। सर इधर मैं जैसे उन्नाव का रहने वाला हूँ, तो उन्नाव के आसपास 40-50 किलोमीटर के आसपास कोई है ऐसा आपका, मतलब जो आपसे जुड़ा हुआ किसान जो इसका फार्मिंग करता हो, या इसका कुछ कार्यकर्ता हो नहीं, जो हम देख सकें उन्हें। फार्मर तो काफी सारे हैं यूपी के अंदर। जी जी लेकिन वो क्या है कि ये यूट्यूब देख करके करते रहते हैं। जी जी। काफी सारी मात्रा में है फार्मर तो, लेकिन अभी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने रखा है वो उनको ध्यान में रख के ही किया है। अच्छा अभी वो लगातार कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरी यूपी में चलती रहेंगी समय समय अच्छा। पे, जी जी जी। ताकि जो लोग वो कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताया जा सके
और जी साथ जी में वो अच्छे तरीके से उसको कर सके। अभी जी क्या है कि मैक्सिमम लोग आधा अधूरा कर रहे हैं। जी जी टीसीबीटी को कम से भी कम 50,000 फार्मर यूज करते हैं अपने खेत में, जी। टीसीबीटी के फार्मूलेशन और सोल के प्रोडक्ट। वही सर, मैं पूरी तरह से जो है इसको जानना भी चाह रहा हूँ, सीखना भी चाह रहा हूँ पूरे काम को। और दरअसल मैं, छोटा भाई हमारा जो है ज्यादातर करके खेती पूरी वही देखता है, हम तो कम ही जा पाते हैं खेतों पे। ओके। तो दरअसल वही ज्यादा देखता है, और उस वही है कि पूरा अगर काम ये जानकारी हो जाए तो जो हम आजकल के रासायनिक और ये सब यूज करते हैं ना, इससे सर बहुत दिक्कतें आती हैं। हम्म। तो वही है कि सर एक दवा डालिए तो दूसरा फिर कोई कीड़ा कोई ना कोई आ ही जाता है। तो दरअसल चलिए मैं इसमें सर, हाँ, आम का आने वाला है ना सर, 2 एकड़ का है लगभग हमारे पास। हम्म। तो उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ कि कुछ हो जाता। मान लो अभी 1-2 महीना है तो कुछ तैयार हो जाती है ये सब चीजें। हाँ देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीसीबीटी टेक्निक को शुरू करने से पहले 3 महीने पहले कम से कम आपको तैयारी करनी पड़ती है। हाँ हाँ जी जी। अभी तो वैसे आप विलम्ब तो तुरंत बहुत हो रूप से चुका है। अपनी मिट्टी की सैंपल एक टेस्ट करवाए मिट्टी का, हम्म। के अंदर क्या अनबैलेंस है, उसके बाद में उसी के ऊपर आप काम करिए। जी जी तो अभी कोई किसान भाई और हैं इनकी तरह, चंद्रशेखर जी की तरह, जो आज नए जुड़े हैं या पहली बार इसमें आए हैं मीटिंग में, या जिसको टीसीबीटी के बारे में प्रॉपर नहीं मालूम है, थोड़ा सा एक बार वो बता देंगे तो मुझे वो आप लोगों को बताने में थोड़ा और आसानी रहेगी, समझाने में। फिर मैं उसी को ध्यान में रख करके वो आपको बताऊंगा फिर पूरा आज स्टार्ट से। आदेश जी। अच्छा, राजीव राजीव जी। जी, अपना माइक खोल करके थोड़ा सा आप बताएं कि कहाँ से है और कब से आप इसमें वो देख रहे हैं, जुड़े हैं। सभी डीसीबीटी जुड़े किसानों को नए साल की शुभकामनाएं। और मेरा नाम राजीव वर्मा हूँ। मेरी बाकी 35 साल तो जिंदगी भोपाल में गुजरी है। और 35 साल के बाद मैं यूपी में आ गया हूँ। यूपी में लखनऊ से लमसम करीब करीब रिंग रोड से 30 किलोमीटर हमारा गांव पड़ता है, पुश्तैनी, रीवा सीवा। जी। और अभी जल्दी ही 1.5-2 महीने मान के चलो, हमने सिर्फ टीसीबीटी की कुछ वीडियो देखी है, प्रॉपर तो यूज नहीं कर पाया। बस अभी अपने खेत में हमने 1 एकड़ में निजी लगाया है मुकैया। तो उसमें अपना ऊर्जा जल का 2 बार स्प्रे करा है। और आज ही सुबह जितेंद्र सर से, जो भोपाल के हैं, उनसे हमारी जी। बातचीत हुई है। तो उनकी ही मदद से थोड़ा थोड़ा हम स्टार्ट करेंगे। बाकी मिट्टी की जांच, जो फसल कंप्लीट हो जाएगी गर्मी में, तब रिजल्ट हम ले पाएंगे कि आगे क्या करा जा सकता है। बस थोड़ी यही जानकारी है हमारे पास सर जी। जी, चलिए बहुत अच्छा राजीव जी। अभी इनसे अलग और कोई किसान भाई जो फर्स्ट टाइम इसमें जुड़े हैं या स्टार्टिंग अभी करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा वो भी अपना हैंड रेस करके या माइक को खोल करके थोड़ा सा बताएं, ताकि फिर मैं लास्ट के जो 15-20 मिनट है उसमें आपको प्रॉपर तरीके से बता पाऊँ। जैसा मैं देख पा रहा हूँ इसमें लिस्ट में नाम सभी नए नए ही हैं, लेकिन वो मेरे लिए नए हो सकते हैं, आपका शायद वो पुराना ही हो। अगर थोड़ा सा बता देंगे तो मेरे को थोड़ा आसानी रहेगी उसको प्रॉपर तरीके से बताने में। तो प्लीज थोड़ा सा अपना वो बताएं कि वो कितने टाइम से कर रहे हैं और वो अभी कितनी वीडियो वगैरह उन्होंने देखी है। सर मैं बोलना चाहती हूँ। जी। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, बट मैं बस ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो है, जिसमें केमिकल यूज नहीं किया जाता, मैं उस चीज के प्रति बहुत ज्यादा जागृत हुई हूँ। और मुझे यही चीज सीखनी है और आगे करनी है। ओके। चलिए, तो अभी हमारे पास में 20 मिनट लगभग है, तो मैं इसकी स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ कि ये कंसेप्ट क्या है और कैसे ये काम करता है और आप कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। जी जी। देखिए, वैसे पूरे देश में अभी न, सभी लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। वो
तकनीक कोई भी हो सकती है, चाहे वो टीसीबीटी है या वो सुभाष पालेकर जी की है या कोई और अन्य किसी की भी, लेकिन मैक्सिमम लोग आधे अधूरे के साथ में वो काम कर रहे हैं। उनको प्रॉपर जानकारी इसके बारे में नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं फिर उनका उत्पादन घट जाता है और साथ में ही वो अच्छे रिजल्ट उसको नहीं आ पाते या बीमारियां कंट्रोल उससे नहीं होती। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोग जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, चाहे वो 5 साल से कर रहा है चाहे वो 10 साल से कर रहा है, उसकी जो फसल है वो उसको कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा खा जाते हैं, उससे कीट कंट्रोल नहीं होते। चाहे वो यूज करता हो 10 पर्णी अर्क या कोई और अन्य इस तरह के, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से जो फ्रूट निकलना चाहिए वो उसके खेत में नहीं निकलता। उसका कारण क्या है उसको मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा डिस्कशन करेंगे उसके बारे में भी। लेकिन पहले हम ये समझ ले कि प्रॉब्लम क्या हो चुकी है हमारी मिट्टी में, जिसकी वजह से अभी सब लोग परेशान हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो कर रहे हैं लेकिन सक्सेस नहीं है। देखिए हमने क्या किया है, जितनी भी हमारी मिट्टी थी, माइक्रोब्स जो थे, उसमें से हमने न्यूट्रिशन को निकाल लिया है मैक्सिमम फसलें लगा लगा करके। जब से ये हाइब्रिड सीड हमने यूज किए हैं, अधिक उत्पादन के चक्कर में इन्होंने ज्यादा न्यूट्रिशन मिट्टी में से खींच लिया है। और जब केमिकल इसमें डाला गया तो केमिकल की वजह से जितने भी हमारे मित्र फंगस, वायरस, बैक्टीरिया और जीवाणु थे वो सब मर गए। जैसे ही हमने यूरिया का इस्तेमाल किया तो जो अर्थवॉर्म थे, केंचुए, वो तड़फ के मर गए और जितने भी और सूक्ष्म जीव थे वो सब मर गए। अभी 96% जो दुनिया है वो सूक्ष्म दुनिया है, जिसकी तरफ हमारा कभी ध्यान नहीं जाता, जिसपे हम कभी काम ही नहीं करते या उसके बारे में सोचते नहीं है। सिर्फ 4% पे हम सब काम कर रहे हैं। हमारे साइंटिस्ट भी जो है वो भी 4% दुनिया पे काम कर रहे हैं, स्थूल दुनिया में। तो 4% क्या है जो आपको आंखों से दिख पा रहा है, आपका पौधा आपको आंखों से दिख पा रहा है, मिट्टी ऊपर से दिख पा रही है, लेकिन उसके अंदर क्या है, जो 96% जो उसके अंदर है, जो उसका निर्माण कर रहे हैं, वो क्या चीज है उसको आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप उसको समझ के काम नहीं करोगे तब तक आप अपना कोई भी कार्य में सक्सेस नहीं हो सकते। अगर मैं बात करूं कि जो सनातन संस्कृति है वो पूरी साइंस है, और जो हम नवरात्रि जो मनाते हैं, 9 ऊर्जाएं, उन्हीं से मिलके सब चीजों का निर्माण हुआ है। जैसे शैलपुत्री सबसे पहली, इससे ही निर्माण हुआ है चंद्रमा का, सितारों का, सूर्य का। इसी को बोला गया है पत्थर की बेटी। ऐसे ही दूसरी जो एनर्जी है, नवरात्रों में जो दूसरा दिन जिसका हम मनाते हैं वो है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी यानी क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। कोई चीज आपने ऊपर फेंकी वो नीचे आके पड़ती है, तो वो क्या है, वो एनर्जी उसी की वजह से वो हमारे ऋषि मुनियों ने इसके बड़े बड़े अच्छे नाम रखे हुए हैं एनर्जी के। ऐसे ही जो तीसरी है चंद्र घंटा। चंद्र घंटा यानी क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे आपने यहाँ पे हेलो किया, अमेरिका में भी उधर हेलो सुनता है। अभी हम सब लोग मीटिंग में जुड़े हुए हैं, कौन सी चीज ऐसी है जो हमारे को आपस में जोड़ने का, बातचीत करने का, वो जो हम बोल रहे हैं वो सब आपके पास पहुंच रहे हैं। तो कोई तो है ना, वो उसको बोला है चंद्र घंटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके बाद में जो है वो है कुसमांडा, जो 4th डे जिसका हम मनाते हैं। तो कुसमांडा यानी क्या, कि जो पूरा ब्रह्मांड है वो इस एनर्जी ने पकड़ा हुआ है, ये पूरा गोलाई में है। तो कुसमांडा एनर्जी ने उसको पकड़ा हुआ है। उसी की वजह से सब अपनी अपनी कक्षाओं में परिक्रमा कर रहे हैं, कभी एक दूसरे से नहीं टकराते, क्योंकि कुसमांडा एनर्जी ने उसको पकड़ा हुआ है। इसके बाद में जो है वो है स्कंद माता। स्कंद माता यानी क्या, जो जीवन देने वाली प्रक्रिया है, जो जन्म की जो प्रक्रिया जिस एनर्जी से शुरू होती है उसको बोला गया है स्कंद माता। ऐसे ही कात्यायनी। कात्यायनी यानी क्या, जैसे धागे को काट करके एक कपड़े का निर्माण हुआ, ऐसे ही ये कात्यायनी जो एनर्जी है, इसने सभी एनर्जियों को आपस में जोड़ा। उसके जोड़ने से वो सब एक जगह पे इकट्ठा हुई कात्यायनी की वजह से, तो उसके लिए उसका नाम रख दिया गया कात्यायनी। फिर है कालरात्रि।
काल रात्रि यानी क्या कि पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा ही अंधेरा है। जहां पे सूर्य की किरणें जाती हैं सिर्फ वहीं पे प्रकाश है, अदरवाइज सब अंधेरा है। इस अंधेरे के बीच में 21% भाग ऐसा है जो एक मैटर की तरह दिखता है, जिसको बोला गया है महाकाल। तो जो ये पूरा जो ब्लैक है पूरे ब्रह्मांड में, उसको बोला गया है काल रात्रि। और जो महाकाल है उसको हम बोलते हैं ब्लैक होल, हमारे साइंटिस्ट। ऐसे ही काल रात्रि के बाद में जो है वो है महागौरी। महागौरी यानी क्या? गायें, देसी गायें जो है वो, उसको महागौरी बोला गया है। ये जो पहले वाली सभी ऊर्जाएं हैं ये महागौरी के अंदर समाहित हैं, गाय के अंदर है ये। और जो नौवीं ऊर्जा है वो है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री यानी क्या? जब किसी काम में आप एक्सपर्टता हासिल कर लेते हो, सिद्धि प्राप्त कर लेते हो। जैसे हनुमान जी ने सिद्धि प्राप्त की हुई थी, अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता, इसीलिए उसको बोला जाता है। तो जो ये एनर्जी है 9, ये मिलकर के आपस में चीजों का निर्माण करती है। इन्हीं के मिलने से बना है ब्रह्मा विष्णु महेश। साइंस की भाषा में बोले तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। और इन्हीं के मिलने से बना है भगवान। भगवान के नाम पे हमारा दिमाग चला जाता है मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में। हम ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, लेकिन उसके बारे में हमारे को मालूम नहीं है। जो भगवान बोला गया है, भगवान है 5 एलिमेंट्स, यानी कि भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से नीर। इन 5 तत्वों को बोला गया है भगवान। और इस इंसान ने अधिक उत्पादन के चक्कर में, ज्यादा संग्रह करने के चक्कर में जो पंच महाभूत थे उसको अनबैलेंस कर दिया है। मिट्टी को इसने खराब कर दिया है, आकाश को इसने खराब कर दिया है, वायु को इसने खराब कर दिया है, पानी को इसने खराब कर दिया है, अग्नि को इसने खराब कर दिया है। हम लगातार इनका दोहन कर रहे हैं। सुबह से शाम तक हम कितना प्रदूषण करते हैं, कितना वायु को खराब करते हैं। जहर डाल डाल के, केमिकल डाल डाल के हम अपनी मिट्टी को खराब कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को उसको मालूम ही नहीं है कि उसको उसी से सब बना हुआ है, भगवान से। भगवान को हम ढूंढते फिरते हैं मंदिरों में या मस्जिदों में या गुरुओं के पास जाते हैं, लेकिन वो है क्या है? ये जो सनातन साइंस है, सनातन संस्कृति है, ये पूरी बताई नहीं गई, कभी समझाई नहीं गई। अगर भगवान की बात मैं करूं तो भगवान ये बैलेंस है पृथ्वी के अंदर। जो भूमि और गगन, जो 2 तत्व है, इन्होंने निर्माण किया पृथ्वी का। वायु अग्नि नीर, इन 3 तत्वों ने निर्माण किया बादल का। बादल और पृथ्वी मिलकर प्रकृति बनाते हैं। प्रकृति में 4 ही चीजें हैं: एनर्जी यानी कि ऊर्जा, पदार्थ यानी कि मैटर, अणु यानी कि न्यूट्रिशन, और जीवाणु यानी कि न्यूट्रिशन अवेलेबल करवाने वाले बैक्टीरियाज। तो ये 4 ही चीजें हैं प्रकृति के अंदर। इनको अपने को समझना पड़ेगा। और जो भगवान है वो बैलेंस है। जो भूमि है वो 1% है। जैसे कोई भी व्यक्ति जब अपनी जीवन यात्रा पूरी करके जाता है, उसके अंतिम संस्कार के बाद में जो उसका अस्थियां जो उसकी होती हैं, वो उसके वजन का 1% होती है, वो है भूमि तत्व, कैल्शियम। ऐसे ही जो गगन है वो 8% है। अगर ये गगन तत्व जो है, अगर ये आदमी की बॉडी में कम होगा तो वो कभी उसको शुक्र नहीं बनेगा, वीर्य नहीं बनेगा। ऐसे ही अगर लेडीज के अंदर ये कम होता है तो वो कभी गर्भ धारण नहीं करेगी, माता नहीं बनेगी वो। ऐसे ही जो वायु है वो 21% है। और जो अग्नि है उसको मापते हैं हम डिग्री सेल्सियस में, तो 32 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। और जो पानी है वो 70% है पृथ्वी के अंदर। ये पांचों तत्व जो भगवान है वो बैलेंस है। इसको जब भी अनबैलेंस होगा तभी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अभी हमारी मिट्टी में क्या प्रॉब्लम होगी है, जैसे ही हमने उसमें जितना कैल्शियम था या न्यूट्रिशन था वो अधिक उत्पादन के चक्कर में सब निकाल लिया है। माइक्रोब्स जितने थे
जो उसको मेंटेन करके रखते थे, जैसे अर्थवर्म, केंचुआ। प्राकृतिक ने उसको काम दिया है निड़ाई गुड़ाई का, वो 21% वो मिट्टी में मेंटेन करने का वायु को। लेकिन हमने जैसे ही यूरिया डाला वो मर गया, माइक्रोब्स जो थे वो मर गए, और मिट्टी कंपैक्ट होगी, वायु उसमें प्रॉपर नहीं जा पा रही, 21% पूरी कंपैक्ट होगी ये मिट्टी। ऐसे ही जितने माइक्रोब्स हमने मारे हैं जहर डाल करके या आग लगा करके, उनकी एक्टिविटी जैसे ही बंद हुई तो वो पूरी मिट्टी कंपैक्ट होती चली गई, बंजर होती जा रही है, क्योंकि हम लगातार इसका दोहन कर रहे हैं। ऐसे ही उसकी पानी पकड़ने की जो क्षमता होनी चाहिए 70%, वो नहीं रही, क्योंकि उसके अंदर कार्बन नहीं है। इतनी ज्यादा जुताई हमने उसकी कर दी कि वो जितना कार्बन उसमें था वो सब उड़ करके ऊपर ओजोन को खराब कर रहा है। ऐसे ही ये जो पंच महाभूत है, ये हमारी मिट्टी में बैलेंस होने चाहिए, हमारे प्लांट में बैलेंस होने चाहिए, हमारे फूड में बैलेंस होने चाहिए, और हमारी बॉडी में भी बैलेंस होने चाहिए। जब भी अनबैलेंस होएंगे तभी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर मिट्टी में अनबैलेंस हो गए तो मिट्टी में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, अगर बॉडी में हमारी अनबैलेंस हो रहे हैं तो बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होएगी। और जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, इनकी जो एक्टिविटी है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन की, इससे एक एनर्जी निकली हुई है दो, जो ऊपर की तरफ गई वो पॉजिटिव इकोलॉजी, पॉजिटिव एनर्जी, जो नीचे की तरफ गई वो नेगेटिव इकोलॉजी, नेगेटिव एनर्जी। जो पॉजिटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव इकोलॉजी का निर्माण कर रही है, जो नेगेटिव एनर्जी है वो नेगेटिव इकोलॉजी का निर्माण कर रही है। जैसे हम, आप, गाय, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, हम सब खुशबू इकोलॉजी के जीव हैं, पॉजिटिव इकोलॉजी के जीव हैं। अगर हम बदबू के संपर्क में जाएंगे तो हमारी बॉडी के पंच महाभूत अनबैलेंस हो जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर मैं आपको बोलूं कि एक सड़े नाले के पास में आप बैठ जाइए, तो आप ज्यादा लंबे समय उसके पास में नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपकी बॉडी में वायु तत्व कम हो जाएगा, बदबू आपको वहां से आएगी, ऑक्सीजन की कमी आपकी बॉडी में हो जाएगी। ऐसे ही एक नाली के कीड़े को अगर खुशबू के पास रख दिया जाए तो उसकी बॉडी अनबैलेंस हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो सकती है। ऐसे ही जब ये खुशबू इकोलॉजी के जीव बदबू में जाते हैं तो इनकी बॉडी अनबैलेंस हो जाती है, और जब बदबू वाले खुशबू के संपर्क में जाते हैं तो इनकी अनबैलेंस हो जाती है। अब हमारे प्लांट को चाहिए थी खुशबू वाली चीजें, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम वाली चीजें, लेकिन हम उसको क्या डाल रहे हैं, बदबू, जैसे कच्चा गोबर, केमिकल। तो उससे उसका स्वास्थ्य तो खराब हुआ, मिट्टी का भी स्वास्थ्य खराब हो गया। तो हमारे को ध्यान रखना है कि कोई भी बदबू वाली चीज हम अपनी मिट्टी के अंदर ना ऐड करें। अगर हमने कोई बदबू वाली चीज अपने खेत में अपनी फसल में डाली है तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान होगा, उसके लिए हम पहले से ही तैयार हो जाएं। काफी सारे किसान भाई क्या करते हैं कि वो जीवामृत बनाते हैं। अब जीवामृत में वो बेसन जैसे ही डालते हैं तो उसमें बदबू इकोलॉजी डेवलप हो जाती है। जो पालेकर जी के मॉडल जो फेल हो रहे हैं उसका कारण सिर्फ यही है कि उसने वो बदबू इकोलॉजी डेवलप कर दी और वो प्लांट में डाल दी। अब जो माइक्रोब्स डालने हैं वो काम तो अपना करेंगे, उससे प्लांट थोड़ा हरा भरा हो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद में वहां पे जो बेड फंगस है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पनप जाती है, उसकी वजह से फिर वो पूरा खत्म हो जाता है। ऐसे ही जो अगर आप बेसन को निकाल करके दही उसमें ऐड करोगे तो आपकी जो आपने बनाया है जीवामृत दही डाल करके, तो उसमें वो पॉजिटिव इकोलॉजी का निर्माण होगा, उसमें खुशबू आपको मिलेगी, वो ही आपके प्लांट को चाहिए, माइक्रोब्स अच्छे वाले, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम वाले। तो अपने को जो भूमि उपचार हम करते हैं या बोलते हैं कि भूमि उपचार आपको करना है, उसको चेक नहीं करवाओगे तब तक उसको आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे। अब मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, अब जिन्होंने न्यूट्रिशन निकाल लिया है पूरा, केमिकल पहले डाल डाल करके जितना भी न्यूट्रिशन था वो उठा लिया है, माइक्रोब्स को सबको मार दिया है, अब वो उसका खर्चा बढ़ता जा रहा है, उत्पादन घटता जा रहा है।
आने वाले समय में जितना उत्पादन निकलेगा उससे दुगुना आपको उसमें खर्चा करना पड़ेगा। तो आपको 3 चीजों के ऊपर ही काम करना है। जो प्रकृति में 4 चीजों की मैंने बात की, एनर्जी की, पदार्थ की, न्यूट्रिशन की और बैक्टीरियाज की, इसमें से 3 के ऊपर आपको फोकस करना है। अपनी मिट्टी को पॉजिटिव करना है। जब तक आप अपनी खेत की मिट्टी को पॉजिटिव नहीं करेंगे तब तक वो मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा। तो उसके लिए आप उसमें ऊर्जा जल चलाएं। ये वैसा ही है जैसे आपकी सेहत खराब है और मैं आपको बोलूं कि ये लो भैया जी आप ये मिठाई खा लो, मैं वहां से स्पेशल आपके लिए लेके आया हूँ, वहां की फेमस। तो आप क्या बोलते हैं कि अभी मन नहीं है, इसको रख दीजिए, अभी स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है। ऐसे ही मिट्टी के साथ में भी हो चुका है। अभी उसका मिट्टी का मन ही नहीं है, उसका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है। जो आप उसमें दे रहे हो वो सब गलत दे रहे हो, वो उठा ही नहीं पा रहा प्लांट उसके अंदर से। तो आप उसको प्लीज समझें कि पहले उसमें आप ऊर्जा जल चला करके उसको पॉजिटिव करें, उसके स्वास्थ्य को ठीक करें, मिट्टी के स्वास्थ्य को। उसके बाद में आप उसके अंदर न्यूट्रिशन ऐड करें जो आज तक आपने निकाला है। आज तक आपने जितना भी 50 सालों से जितना न्यूट्रिशन आपने निकाल लिया, उसके बदले में क्या आपने उसके अंदर इतना ऐड किया? नहीं किया। वो ही कारण है कि न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी की वजह से आपकी फसलों में बीमारियां आ रही है। जैसे अगर इल्ली आ रही है तो वो आयरन की डिफिशियंसी होगी है। अगर आयरन प्रॉपर प्लांट में नहीं जाएगा या प्रॉपर आपकी मिट्टी में अगर आयरन नहीं है या बैक्टीरिया नहीं है, प्लांट को वो नहीं मिला, तो आपकी फसल के अंदर इल्ली आएगी ही आएगी, कीड़ा आएगा ही आएगा आपके फ्रूट में। आप उसको रोक ही नहीं सकते। जब तक आयरन की पूर्ति नहीं कर पाओगे तब तक वो नहीं रुकेगा। अब किसान भाई उसके ऊपर स्प्रे करते हैं। अब स्प्रे तो बाहर वाला जो है वो तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जो अंदर घुस गया है उसको कैसे खत्म करोगे? उसको खत्म करने के लिए फिर इंसेक्ट वाली आपको सिस्टमैटिक दवाई आप इस्तेमाल करते हैं। सिस्टमैटिक क्या होती है? वो अंदर सिस्टम में घुस जाती है प्लांट के और फ्रूट के। और जब वो सिस्टमैटिक दवाई यूज करता है तो अंदर का कीड़ा तो वो मार देगा, लेकिन जो व्यक्ति उसको खाएगा उसका स्वास्थ्य वो खराब करेगा, केमिकल जा जा करके उसके अंदर। तो आप उसके लिए अपने फसल के अपनी मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन को आप बैलेंस करें, उसके अंदर आप ऐड करें न्यूट्रिशन को। इसीलिए हम डलवाते हैं वो लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, सफेद मिट्टी, रॉक फास्फेट, आयोनिक ग्रीन, सफेद खनिज, क्योंकि वो लगातार आपने उसमें से 30 से 35 साल 40 साल हो गए हैं निकालते निकालते। ये वैसा ही है जैसे आपकी बिजली का बिल पेंडिंग पड़ा है। अब बिजली का बिल या तो आप भर के उसको दोबारा चालू करो या फिर आप उसको मीटर को उखाड़ के ले जाएंगे बिजली बोर्ड वाले। अब ऐसे ही या तो आप इस मिट्टी के अंदर वो न्यूट्रिशन को ऐड करो। अगर न्यूट्रिशन को ऐड नहीं करोगे तो ये बंजर हो जाएगी, इसके ऊपर आपको फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, आपको वो सेल ही करनी पड़ेगी लास्ट में। और मैक्सिमम आप देख पा रहे होंगे आपके आसपास में मिट्टी बंजर हो गई है। अब आपके पास में आने वाले समय में पैसा तो होगा खाने के लिए, लेकिन खाना नहीं होगा। वो स्थिति आप देश की है, फुल्ली न्यूट्रिशन फूड आपको नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप अपनी मिट्टी के अंदर पहले मिट्टी को पॉजिटिव करें, उसके बाद में आप न्यूट्रिशन को ऐड करें। अगर आप ये मिट्टियां मंगवा करके नहीं डाल सकते तो कहीं पे भी जो भी न्यूट्रिशन वाली मिट्टी है, जैसे तालाब की मिट्टी, अगर कोई तालाब आपके आसपास में है जो सूखा है, उस तालाब में से आप मिट्टी निकाल करके उसको अपने खेत में ऊपर डालिए। सीवीआर टेक्निक का आप सहारा लीजिए, नीचे की 3 से 4 फुट तक की मिट्टी निकाल करके उसको ऊपर करिए, ऊपर वाली को नीचे करिए। उस वो कहीं ना कहीं वो जो न्यूट्रिशन नीचे लीच हो गया है वो आपका ऊपर आप डाल लोगे तो आपका फिर वो दोबारा से एक्टिव हो जाएगा। ये कार्य आपको जब तक करना है जब तक आपके खेत में अर्थवॉर्म प्रॉपर नहीं आ जाते। कैचवे जब तक वहां पे प्रॉपर नहीं आएंगे, जब कैचवे जिस दिन आपकी मिट्टी में आ गए उसी दिन समझ लो वो ऑटोमेटिक नीचे का न्यूट्रिशन ऊपर डालते रहेंगे। आपको कोई भी निडाई गुड़ाई जुताई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैचवे को दिया है प्राकृतिक ने वो काम, वो खुद करेगा आपके मिट्टी के अंदर काम। ऐसे ही जितने माइक्रोब्स वो खत्म हो गए हैं जो आपने जला दिए हैं या केमिकल डाल के खत्म कर दिए, उनको स्टेब्लिश करना पड़ेगा। अभी आज की स्थिति क्या हो रही है कि मान लो आयरन पड़ा है लेकिन आयरन वाला बैक्टीरिया ही नहीं है वहां पे, तो प्लांट कैसे आयरन उठा लेगा? नहीं उठा पाएगा। जो ये कार्बन उड़ गया है, कार्बन उड़ने की वजह से ही वो वहां पे जो बैक्टीरिया थे वो खत्म हो चुके हैं। अब कार्बन ही नहीं है तो बैक्टीरिया कैसे अपनी कॉलोनियां बनाएगा? नहीं बनाएगा वो।
तो उसके लिए आप कार्बन को बढ़ाएं। जितना कार्बन को आप बढ़ाएंगे उतना ही माइक्रोब्स उसमें बढ़ेंगे, उतना ही ह्यूमस उसमें बनेगा। जितना अच्छा ह्यूमस उसमें बनेगा उतना ही प्लांट अपटेक कर पाएगा अच्छे से। और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो प्राकृतिक से ही खींच खींच करके वो मिट्टी के अंदर ऐड कर देगा। आपको एक्स्ट्रा कोई ऊपर से डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप माइक्रोब्स को ऐड करिए और न्यूट्रिशन को ऐड करिए। अब इसमें से एक भी अगर मिस हुआ तो समझ लीजिए आपके प्लांट को नहीं मिलेगा। अगर माइक्रोब्स नहीं होंगे, न्यूट्रिशन है, तब भी प्लांट नहीं उठा पाएगा। और अगर माइक्रोब हैं और न्यूट्रिशन नहीं है तो तब भी नहीं उठा पाएगा। माइक्रोब हैं लेकिन न्यूट्रिशन नहीं है तो तब भी नहीं उसको मिल पाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, भूमि उपचार करना है। भूमि उपचार में क्या करना है, अपनी मिट्टी को पहले पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव करने के बाद में उसके अंदर न्यूट्रिशन को ऐड करना है। न्यूट्रिशन को ऐड करने के बाद में उसके अंदर बैक्टीरिया को ऐड करना है। फर्मेंटेशन कर करके आप बनाइए। और गाय जो आपके पास में अगर देसी गाय हैं तो फैक्ट्री आपके घर में है, उस गाय के पास में वो सभी ऊर्जाएं हैं, उसके गोमूत्र के अंदर सभी तरह के न्यूट्रिशन हैं, उसकी जो गोबर है उसके अंदर सभी तरह के माइक्रोब्स हैं। जितनी भी कंपनियां, कोई भी कंपनी आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट दे रही है वो आपको अणु और जीवाणु ही दे रही है, न्यूट्रिशन और बैक्टीरिया ही आपको प्रोवाइड करवा रही है। तो आपके पास में अगर गाय है तो फैक्ट्री आपके पास में है, साइंटिस्टों ने उसके गोबर में से ही निकाला हुआ है सभी कुछ। तो आप उसका पंचगव्य बना करके आप इस्तेमाल करिए। और पीएच को आप मेंटेन करके रखिए। अगर पीएच मेंटेन होगा तभी वो माइक्रोब्स अच्छे से काम करेंगे वहां पे। जैसे अभी विशाल जी ने जो बताया कि उनका पीएच हाई हो गया है नमक डालने की वजह से। अब उन्होंने यूट्यूब पे वो देख देख करके भस्म रसायन किट वो इतना भस्म रसायन डाल दिया उत्पादन के चक्कर में कि वो पीएच को हाई कर दिया उसने। ऐसे ही कुछ किसान भाई जैव रसायन पूरा दबा के दे रहे हैं। अगर वो ऑलरेडी अगर पीएच लो है और जैव रसायन आप उसमें यूज करेंगे तो और लो कर देगा उसका, तब भी नहीं प्लांट उठा पाएगा। तो आप अपनी मिट्टी को टेस्ट करवा करके उसके अंदर माइक्रोब्स की कमी है तो माइक्रोब्स को डेवलप करिए, न्यूट्रिशन की कमी है तो न्यूट्रिशन को ऐड करिए, अगर उसका पीएच गड़बड़ है तो उसको पीएच को मेंटेन करिए, और ईसी अगर उसकी कम है तो ईसी को मेंटेन करिए। ऐसे ही मौसम का भी काफी इफेक्ट पड़ता है प्लांट के ऊपर। जैसे अगर अधिक ज्यादा मात्रा में गर्मी होगी तो प्लांट नहीं उठा पाएगा, स्ट्रेस में चला जाएगा प्लांट। ऐसे ही अगर ठंडी ज्यादा होगी तब भी प्लांट नहीं उठा पाएगा, वो स्ट्रेस में चला जाएगा तब भी। तो टेम्परेचर अगर प्रॉपर है तो तभी उसको वो उठा पाएगा। तो उसके मेंटेन करने के लिए भी काफी सारे फार्मूले हैं, उनका आप इस्तेमाल करिए। जैसे अगर ज्यादा गर्मी हो रही है, हाई टेम्परेचर अगर है तो अमृत धारा का आप इस पे स्प्रे करिए, उससे वो ठंडक मिलेगी, टेम्परेचर को लो करेगा, वो प्लांट को कोई भी स्ट्रेस नहीं जाएगा। जैसे हमारी इच्छाएं होती हैं सभी कुछ खाने पीने की, ऐसे ही प्लांट की भी इच्छाएं होती है, वो अपनी मर्जी से ही सब वो खाता पीता है। जैसे हमारी किचन में अगर कॉफी है और हमारा मन किया कॉफी का तो तभी हम पी पाएंगे ना, अगर कॉफी का मटेरियल होगा। ऐसे ही अगर चपातियां खाने का मन है और अगर आटा ही नहीं है तो चपातियां नहीं मिलेगी। हमारे को जैसे अपनी किचन में पूरा मटेरियल चाहिए, ऐसे ही मिट्टी के अंदर पूरा मटेरियल आपको चाहिए, अणु और जीवाणु। अगर वो भरपूर मात्रा में वहां पे होगा और प्लांट को जब भी उसकी जरूरत पड़ेगी प्लांट उसको बैक्टीरिया को सिग्नल छोड़ देगा और वो उसको अपटेक करवाने के लिए लग जाएगा बैक्टीरिया। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो उसको भी वो सहन करेगा, जिस भी चीज की उसको जरूरत पड़ेगी वो बैक्टीरिया उसको अवेलेबल करके देगा। अगर उसको कैल्शियम चाहिए तो वो कैल्शियम देगा, आयरन चाहिए तो आयरन देगा, जिंक चाहिए तो जिंक देगा। जैसे हम बातचीत करते हैं, अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं, जो भी आवश्यकता हमारी होती है वो बताते हैं, ऐसे ही ये प्लांट भी बातें करते हैं उनके साथ में, उनको सिग्नल छोड़ते हैं। जो भी उनको चाहिए होता है वो प्लांट को अपटेक करवाना स्टार्ट करते हैं और प्लांट बदले में उसको ग्लूकोज देता है, उसको जिंदा रखने के लिए वो चाहिए बैक्टीरिया को। वो उससे न्यूट्रिशन लेता है और बदले में उसको ग्लूकोज देता है, जिस भी बैक्टीरिया को वो सिग्नल देगा। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आप अपने खेत में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन को ऐड करिए और माइक्रोब्स को ऐड करिए। कार्बन को
ऐड करिए। जब ये आप प्रॉपर तरीके से अगर आपने कर दिया 1 से 2 साल में, आपका तब होएगा बोना और घर जाके सोना, जो ताराचंद बेल जी गुरु जी का नारा है। अगर उससे पहले आप सोने की तैयारी में हो तो कुछ नहीं होने वाला वो। अभी कुछ किसान भाइयों के 1-2 के फोन आए थे कि आप गुरुजी ने बोला है कि बोना और घर जाके सोना, तो अभी बीज तो डाल के आ गया हूं, क्या ठीक ठाक हो गया होगा? ऐसे नहीं होगा। तो आप इसको प्रॉपर समझिए कि उस मिट्टी में क्या प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम सिर्फ 2 ही 3 ही हुई है कि न्यूट्रिशन वहां पे कम हो गया है, माइक्रोब्स कम हो गए हैं, और उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मिट्टी नेगेटिव हो चुकी है हमारी गलत प्रैक्टिस की वजह से। तो आप उसको ठीक करिए, और जैसे ही आप उसको ठीक करते हो तो ऑटोमेटिक आपका प्लांट भी ठीक होगा। जैसे ही माइक्रोब्स, न्यूट्रिशन और ये सब आप मिट्टी के अंदर बैलेंस करोगे, तो आपकी मिट्टी के पंच महाभूत ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएंगे। जो जीवो जीवस्य जीवनम वाली जो प्रक्रिया है, जब आप उसमें माइक्रोब्स डालोगे तो उनको खाने के लिए अर्थवोम आ जाएंगे, नीचे से कैचवे आ जाएंगे, वो न्यूट्रिशन भी अपने साथ में लेके आएंगे ऊपर से नीचे तक। वायु को पूरा मेंटेन वो करेंगे, जो कंपैक्ट होगी है उसको वो तोड़ेंगे, कंपैक्टनेस को। ऐसे ही उसको खाने के लिए दूसरा जीव वहां पे आ जाएगा। जीवो जीव से जीवनम वाली प्रक्रिया ऑटोमेटिक आपके फील्ड में डेवलप हो जाएगी। प्राकृतिक जो अनबैलेंस हो चुकी है वो दोबारा से अपने आप को कवर कर लेगी, सभी जीव वहां पे आ जाएंगे। तो आप उसको करिए। और इसके लिए हमारी कोई भी आपको मदद की आवश्यकता है या कोई हेल्प आपको चाहिए, तो आप हमारे जो सोल का प्लेटफॉर्म है इस पे आकर के आप पूछ सकते हैं उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अभी आप वो बोल सकते हैं, 5 से 10 मिनट हम और लेंगे, उसके बाद में हम खत्म करेंगे इसको, क्योंकि ऑलरेडी अब 10 मिनट। हेलो। हेलो। जी। हाँ, नमस्कार, नमस्ते सर। जी नमस्कार। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मैं तो अभी मतलब यानी मैंने कभी खेती किसानी की नहीं है, बट मेरे घर पर खेती है। और अकस्मात मतलब पापा जी का निधन होने की वजह से मैं उसकी तरफ मतलब देखभाल करना चाहता हूँ। तो मुझे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, कैसे समझना चाहिए कि ये सही है? क्योंकि मैंने कभी की नहीं, मैं मतलब एक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा हूँ यहाँ पे। बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि में मतलब हो मैं जाएगी। अपने। हेलो। जी 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 बोलिए। हाँ जी, तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने गांव में जाके अपनी खेती और इन सब चीज़ों के बारे में समझूं और खुद उसको करने की कोशिश करूं, या किसी मतलब यानी अपने खेती को सही करूं। क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे जैविक खाद का प्रचलन तो बहुत कम है, ना के बराबर है। सब यूरिया और ये डीएपी पर ही सब चल रहा है। तो इसको कैसे, कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं? मतलब मुझे मतलब मैं एकदम से इसमें नया हूँ, तो कैसे मतलब कुछ मुझे आपका मार्गदर्शन मिल जाए, किस तरह से चलूँ आगे? जी जैसे अभी राकेश जी ने बताया ना कि जीवाणु और अणु दोनों चाहिए मिट्टी के अंदर, जी। तो आपको उन्हीं के ऊपर ही काम करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। जैसे ओके। उन्होंने बताया कि सबसे पहले मिट्टी को आपको मिट्टी पॉजिटिव करनी पड़ेगी, अगर आपकी मिट्टी नेगेटिव है तो उसके लिए आप अग्निहोत्र कीजिए, और अग्निहोत्र करने के बाद जो भस्म बनती है और फिटकरी, उन दोनों को मिक्स करके अपने खेत में चलाइए। ओके। जी। और फिर उसके बाद न्यूट्रिशन ऐड कीजिए उसके अंदर। जैसे उन्होंने बताया था कि आपके आसपास में अगर तालाब की मिट्टी मिलती है तो वो डाल दीजिए, नहीं तो हम्म। ये लाल, पीली और सफेद मिट्टी मिलती है तो उनको, जिसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो डालिए उसके अंदर। और वैसे ही जीव, अगर मान लीजिए आपने न्यूट्रिशन ऐड कर दिया और जीवाणु नहीं है फिर भी वो काम नहीं करेगा, जब ओके। तक आप जीवाणु उसके अंदर ऐड नहीं करोगे, तो साथ में आपको जीवाणु भी डालने पड़ेंगे। जब दोनों ही प्रॉपर पूरी मात्रा में बन जाएंगे तो काम करेगा वो आपके खेत में। अभी हरिंदर जी, आप देखिए, आप इसको कंसेप्ट को समझिए कि न्यूट्रिशन हमारे को चाहिए। अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर प्लांट में नहीं जाएगा तो फ्रूट में नहीं आएगा, बीमारियां उसमें आएगी। उदाहरण के लिए, अगर आपकी फसल में कोई भी कीट अगर आ रहे हैं उतरने वाले, या रस चूसक अगर आ रहे हैं, तो वो कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी आपके प्लांट के अंदर। और ओके। ये मैक्सिमम आप ऑर्गेनिक फार्मर जितने भी हैं उनके फार्म पे देख सकते हो, ये कीट अच्छी मात्रा में, क्योंकि कैल्शियम उन्होंने नहीं डाला। अब वो माइक्रोब्स तो डालने लग रहे हैं, जीवामृत बना के डाल रहे हैं या कोई और जीवाणु घोल डाल रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन है ही नहीं वहां पे प्रॉपर। तो कैसे वो प्लांट को मिलेगा? नहीं मिल पाएगा।
तो उसके लिए पहले न्यूट्रिशन को आप ऐड करें, फिर बाद में बैक्टीरिया को ऐड करें, मिट्टी को पॉजिटिव करने के बाद में। अब ओके। आयरन इल्ली अगर आ रही है तो आयरन की डिफिशियंसी होगी है, आयरन उसमें प्रॉपर नहीं है। अगर कोई भी बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल ब्लास्ट अगर आपकी फसल में आ रही है तो वो कॉपर की डिफिशियंसी होगी है। ऐसे ही अगर फंगस आपकी आ रही है तो वो सल्फर की डिफिशियंसी होगी है। न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी ही बीमारी है, बीमारी कोई अलग से नहीं है। जैसे ही न्यूट्रिशन उसमें कम होएगा तो वो बीमारी आएगी आएगी। उदाहरण के लिए, अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम प्रॉपर नहीं है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, गिरते से ही टूट जाएगी वो। और अगर ये बिल्कुल। ज्यादा हो गया कैल्शियम आपकी बॉडी में तो फिर आपको स्टोन बनेगी, पथरी बननी स्टार्ट हो जाएगी। जो मैंने बताया कि ये पंच महाभूत बैलेंस है, तो वो ऐसे ही आपकी मिट्टी में वो बैलेंस होना चाहिए, आपके प्लांट में वो बैलेंस होना चाहिए, और आपकी बॉडी में भी वो बैलेंस होना चाहिए। भूमि 1% होना चाहिए, गगन 8% होना चाहिए, वायु 21% होनी चाहिए, अग्नि 32 डिग्री टेम्परेचर है तो 32 डिग्री टेम्परेचर हमारे हृदय का होना चाहिए, 70% पानी हमारी बॉडी में होना चाहिए। जो हमारे ऊपर लागू है वो ही मिट्टी के ऊपर लागू है, वो ही प्लांट के ऊपर लागू है। जैसे अगर आपकी बॉडी में पानी कम हुआ, लूज मोशन अगर हुए, तो आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी और वो ड्रिप के द्वारा आपको चढ़वाना पड़ेगा। जैसे ही वो पूरा होगा आपकी बॉडी में तो आप स्वस्थ हो जाओगे। अगर वो ज्यादा आपकी बॉडी में हो गया तो फिर वो कफ बढ़ेगी आपको, नाकों से बहना, आंखों से बहना, कानों से बहना, वो अधिक मात्रा में हो गया पानी। जब भी ये अनबैलेंस होएंगी, पंच महाभूत कम या ज्यादा होएंगे, तभी वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अभी जितने भी किसान भाई जो है, जो केमिकल डाल के उत्पादन लेते हैं, उनको नहीं पता कि अगली वाली पीढ़ी के लिए नहीं बचेगी उनकी मिट्टी। आज तो वो उसको निकाल लेंगे, निचोड़ लेंगे, लेकिन अगले वाली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे। हमारे बुजुर्गों को पता था कि अगर हम मोटर गाड़ी से चलेंगे या कार से चलेंगे तो वायु प्रदूषण होगा, या मोटरसाइकिल से चलेंगे तो वायु प्रदूषण होगा, वायु खराब होगी। इसलिए वो बैलगाड़ी से चलते थे या साइकिल से चलते थे। उन्होंने कभी भी पंच महाभूतों को खराब नहीं किया, क्योंकि सब पंच महाभूतों से मिलके बने हैं। आपकी बॉडी में जब भी ये कम ज्यादा होंगे तभी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जैसे अगर हमारी बॉडी में वायु कम हो गई तो ऑक्सीजन मास्क हमारे को लगाना पड़ेगा, है ना। ऐसे ही अगर जी। कैल्शियम कम होगी तो वो आपको हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। गगन अगर स्पेस प्रॉपर नहीं होगा तो बॉडी में वीर्य नहीं बनेगा, या माता गर्भ धारण नहीं कर पाएगी। ऐसे ही अगर टेम्परेचर कम हो गया तो तब भी वो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर इनमें से पंच महाभूतों में से एक भी निकल करके चला गया तो समझ लो राम नाम सत्य है। सर अगर लेकिन वायु इसमें पूरी निकल जैसे, गई तो सर ठंडा जैसे हो कि जाएगा। इसमें हमें ये पता कैसे चलेगा कि मतलब हमारे मतलब यानी जो मृदा है उसमें क्या डिफिशियंसी है, इसको कैसे हम मतलब टेस्ट करें? हाँ, उसी के लिए हमने बोला है आपको, उसमें 3x3 का गड्ढा आप बनाइए और उसकी जो लेयर हैं उनको चेक करिए, आप उसके सैंपल कलेक्ट करिए। ऊपर की जो फर्स्ट लेयर होगी, आप गड्ढे में बैठ के उसको जब एनालाइज करोगे तो आपको प्रॉपर उसकी वो लेयर दिखेगी। ऊपर ओके। वाली 1 से 1.5 फुट की मिट्टी आपका स्ट्रक्चर आपको अलग मिलेगा, उससे नीचे वाली मिट्टी का स्ट्रक्चर आपको अलग मिलेगा। जी। अर्थवॉर्म वहां पे आपको मिलेंगे ही नहीं, वो पूरी कंपैक्ट हो चुकी है, हार्ड हो चुकी है, नीचे से पूरी परत जम गई है उसमें हार्ड। तो उसका सैंपल आपको निकालना है। वो सैंपल निकाल करके आपको सोल की ऑफिस में भिजवा देना है, चंडीगढ़। वो आपकी मिट्टी का रिपोर्ट टेस्ट आपको देंगे। वहां पहुंचने के लगभग 10 दिन के बाद में वो प्रॉपर आपको बताएंगे कि आपकी मिट्टी में ये न्यूट्रिशन कम हो गया है, ये आपकी मिट्टी में न्यूट्रिशन ज्यादा हो गया है, ये माइक्रोब्स इसके अंदर कम हो गए हैं, और ये इसके अंदर पीएच है, ये ईसी है, ये ओसी है, ये एनपीके है, इतनी इतनी मात्रा में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास अवेलेबल फॉर्म में है या नहीं है, ये कार्बन आपका कितना कम है या कितना आपको चाहिए। वो सारा जब मिट्टी का आप टेस्ट करवाओगे तो उसके अंदर वो रिपोर्ट आपको मिलेगी। उस रिपोर्ट को आप हमारे को दिखाइए, हम उसमें आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि उसमें आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, उसमें आपको कितना जैव रसायन डालना है, कितने माइक्रोब्स डालने हैं, कैसे वो डेवलप होंगे, कौन कौन से वो किस तरीके से आपको वो करनी है प्रैक्टिस। कार्बन कैसे बढ़ा पाओगे आप, उसमें कार्बन बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, पीएच को मेंटेन करने के लिए क्या करोगे, ईसी को मेंटेन करने के लिए क्या करोगे, न्यूट्रिशन को ऐड करने के लिए क्या करोगे, माइक्रोब्स को ऐड करने के लिए क्या करोगे।
जब ये आप प्रॉपर तरीके से समझ जाओगे और उसको आप ऐड कर दोगे, जो भी चीज वहां पे कमी हुई हुई है, तो ऑटोमेटिक वो मिट्टी ठीक हो जाएगी। जैसे ही वहां पे माइक्रोब्स काम करेंगे तो ऑटोमेटिक वो सारा स्टार्ट हो जाएगा। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम यही है कि माइक्रोब्स ही नहीं है मिट्टी के अंदर, वो सब मार दिए गए हैं जहर डाल के या बदबू वाली चीजें डाल करके। या बदबू इकोलॉजी वहां पे इतनी ज्यादा डेवलप हो गई है कि वो बीमारियां फंगस ही फंगस बढ़ती जा रही है। जड़ें काली हो रही है, ऊपर भी फंगस हो रही है, नीचे भी फंगस हो रही है, रस चूसक कीट उसके अंदर आ रहे हैं। प्रॉपर तरीके से उसको वो अच्छे से हो ही नहीं पा रही है बिना केमिकल के, क्योंकि गुरुजी किसानों एक ने तो चीज केमिकल ही डाला है ना, केमिकल को ही वो देखते हैं। लेकिन वो हुई क्यों है प्रॉब्लम, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। बराबर। गुरुजी एक चीज और समझनी थी, जैसे जो ट्यूबवेल का जो पानी होता है, उस वो जी, पानी हार्ड है या सही है, इसकी ये कैसे हमें समझ में आएगा? मतलब उससे कोई नुकसान ये तो भी नहीं आप हो रहा पानी, हमारी खेती में? उसका पानी का टेस्ट आप करवाए, पानी का भी टेस्ट आपका हो जाएगा। अच्छा। अगर वो पानी में मान लो भारीपन है, या उसमें क्षारीय है या अम्लीय है, कौन से वाला वो है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको बताया जाएगा कि इस पानी में आपका मान लो टीडीएस इसका हाई है, तो हाई टीडीएस के लिए आप इसमें क्या मिला करके चलाएं ताकि वो मिट्टी को खराब ना करे, है ना। या अगर नमकीन पानी आ रहा है तो उसमें क्या आप ऐड करें ताकि वो उसमें नमक की मात्रा ना जा पाए मिट्टी के अंदर, पीएच हाई ना हो पाए उसका। जी। तो वो जब उसकी रिपोर्ट का हमारे को पता लगेगा तभी हम उसको बता पाएंगे कि इसमें ये प्रॉब्लम है। अब मैक्सिमम किसान भाई इसमें क्वेश्चन क्या पूछते हैं संवाद में आकर के, जो हमने आज तक नोट किया है, और इसीलिए मैं बीच में से इसमें इसको अटेंड करना मैंने बंद कर दिया था, क्योंकि वो पूछते हैं कि जैव रसायन कैसे बनेगा, अन्य द्रव्य रसायन कैसे बनेगा, पंचगव्य कैसे बनेगा। अरे वो तो सब आप बना लोगे, पहले तो ये समझो ना कि आपको चाहिए क्या मिट्टी को। अब जैसे विशाल जी ने बताया, वीडियो देख करके वो भस्म रसायन बनाई और डाल दी, 5 से 10 किलो नमक डाल दिया, अब उससे वो पीएच हाई हो गया। अब वो पूछ रहा है कोई आकर के यहाँ पे कि फसल गुट्टी कैसे बनेगी। अब फसल गुट्टी तो उसने पूछ ली, लेकिन वो फसल गुट्टी क्या आपकी मिट्टी में चलेगी? आपकी मिट्टी का पीएच कितना है वो उसने नहीं बताया, लेकिन फसल गुट्टी पूछ ली, और जैसे ही उसने पूछ के वो बना के चलाई, उनका नुकसान हो गया। तो जब तक आप अपनी मिट्टी को पूरा प्रॉपर तरीके से टेस्ट नहीं कराओगे, उसको प्रॉपर समझोगे नहीं, उसके बगैर हम आपको नहीं बता पाएंगे। हमारे पास में 150 प्लस फार्मूले हैं, लेकिन उन फार्मूलों को किसके लिए कौन सा काम करेगा वो मिट्टी की रिपोर्ट के बाद ही हम आपको बता पाएंगे। गुरुजी इसमें एक प्रश्न और है मेरा, जैसे मान के चलो हमारे यहाँ पे क्या है कि चकबंदी नहीं है, स्कैटर्ड मतलब यानी लैंड्स हैं, तो उसमें यदि कितनी दूरी पर हमें ये समझना चाहिए कि हमें दूसरे खेत की भी मतलब यानी मृदा का ये सैंपल लेना पड़ेगा? 1 एकड़ में से 5 जगह से आपको लेना है। अगर अब वो आपको सेम दिखे तो रैंडमली 2 या 3 जगह से भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो जी। लेयर आपको देखनी है कि लेयर कौन से वाली है, उसके अकॉर्डिंग ही वो आपके सैंपल निकलेंगे उसके अंदर से। और यदि एक कोई खेत है हमारा, यदि मैं मान के चलता हूँ मेरे पास में 10 खेत हैं, 10 खेत मेरे 4-4 बीघा बीघा के अलग अलग जगहों पे हैं, 2-3 किलोमीटर में फैले हुए हैं वो अलग अलग लोकेशन पे, तो वो इस स्थिति में हमें क्या सभी खेतों से मतलब ये सैंपल कलेक्ट करने पड़ेंगे? बिल्कुल सभी का करना पड़ेगा। मैंने ये देखा है कि अगर 1 एकड़ लैंड है, 1 एकड़ लैंड में भी 4 तरह की मिट्टियां हैं अलग अलग, तो जी। उनकी जी। सबकी प्रैक्टिस अलग अलग ही रहेगी। जी। तो ठीक उसके है। स्ट्रक्चर के ऊपर ही आपको फोकस करना पड़ेगा कि भाई वो क्या स्ट्रक्चर है और क्या उसमें कमी है, उसको ही ठीक करना है। अगर आप बिना उसके ही डालते रहोगे या वीडियो देख करके डालते रहोगे या आधी अधूरी की जानकारी के साथ में आप करोगे, तो आप फेल हो जाओगे। इससे ठीक है कि आप इसको मत करें, केमिकली करते रहे, जब वीडियो को अगली को मिलेगी नहीं मिलेगी तो नहीं सही, लेकिन वो नुकसान तो नहीं होगा ना। अभी ये 5 साल इन्होंने खो दिए हैं विशाल जी ने, और ऑर्गेनिक करते करते उत्पादन का तो कम हुआ ही हुआ, वो तो नुकसान एक है ही है जो 5-6 साल पीछे चला गया। लेकिन वो मिट्टी भी तो खराब होगी ना, अब उसको बैलेंस करने के लिए और खर्चा करना पड़ेगा। तो इसलिए वो पूरा प्रॉपर तरीके से पहले उसको एनालाइज करें, मिट्टी को टेस्ट करवाएं, उसके बाद में ही आप उस पे काम करें। समझ गया गुरुजी, बहुत 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 आपका धन्यवाद, मुझे बहुत जानकारी मिल गई आपके द्वारा। मैं अपनी मृदा का पहले एक बार परीक्षण करवा लेता हूँ आपकी संस्था के द्वारा, तब फिर हम आगे फिर इस पे बात करेंगे, ज्यादा अच्छा हाँ, रहेगा आप उचित मेरा रहेगा। चैट बॉक्स में मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। अगर जी। आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे फोन करिए। अगर मैं फोन नहीं उठा पाया तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए, रिप्लाई आपको आ जाएगा फ्री होते ही। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी। नैनो पार्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं खेत में, उसकी जांच कर रहा हूँ। तो आपकी हम आवाज भैया पूरा जी ब्रेक हो रही है, मतलब आप मटर थोड़ा लगाए सा हुए हैं। नेटवर्क एरिया में आकर के बात करिएगा। ओके, ओके। अभी जा रही है सर आवाज ठीक से? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मतलब जैसे हम नैनो पार्टिकल का इस्तेमाल करके मैंने मटर लगाया है, सभी कर रहे हैं। तो मैंने आपको नंबर भी दिया था सर, तो बात नहीं हो पाया था आपसे। तो अभी हमको मिट्टी जांच कराने के लिए 1 एकड़ का मेरा प्लॉट है, तो ये सभी कुछ करने के बाद लेना चाहिए मिट्टी का सैंपल, मतलब बीच में भी हम ले सकते हैं? बीच में आप ले सकते हो, उसका आप सैंपल निकाल करके उसको भिजवा दीजिए। और अगर मेरे से बात नहीं हुई है तो आप दोबारा एक बार मैसेज छोड़ दीजिए मेरे को, या नंबर मेरे को भेज दीजिए एक बार व्हाट्सएप में, तो मैं आपको कॉल कर लूंगा। देखिए, जब तक आप प्रॉपर अच्छा तरीके से ठीक है उसको सर। बैलेंस नहीं करोगे मिट्टी को, तब तक कुछ भी भला नहीं होने वाला। 50,000 लोग टीसीबीटी को फॉलो करते हैं, सोल के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सक्सेस कितने हैं? 100 से 200 व्यक्ति। तो बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? सब आधे अधूरे के साथ में है। हम्म, वो फेल हो जाएंगे। उससे वो टीसीबीटी की भी बदनामी हम्म, होगी, सोल के प्रोडक्ट की भी बदनामी होगी, और वो तो बैक पे जाएगा ही जाएगा फार्मर। तो इसलिए आप पहले उसको अच्छे से समझ लें, समझने के बाद में ही सही। आप उसको करें। ठीक है सर। मैंने आपको नंबर कोई और लिखाया था क्वेश्चन सर, है तो किसी आप किसान बोले थे भाई का? कि हम संपर्क करेंगे तो। नहीं, देखिए क्या होता है कि सुबह से शाम तक इतनी कॉलें आ जाती हैं फार्मरों की, वो याद ही नहीं रहता किससे क्या बात हुई है। तो आप अगर प्लीज थोड़ा मैसेज अगर छोड़ देंगे या व्हाट्सएप पे बात करेंगे तो वो ज्यादा मेरे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वो रिकॉर्ड में भी रहेंगी चीजें सारी, और मेरे को पता भी रहेगा आपसे क्या बातचीत चल रही है। और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। अभी 6 मिनट और बची हैं, 7:30 बजे फिर हम इसको क्लोज करेंगे। जो 2 नए फार्मर हमारे साथ में जुड़े थे, क्या अभी वो जुड़े हुए हैं? तन्मय जी। हाँ जी। अ, हाँ जी। उनका नाम क्या था? जो दो नए फार्मर्स हमसे जुड़े थे, वो अभी अगर जुड़े हैं तो प्लीज अनम्यूट करके थोड़ा सा बात कीजिए प्लीज। नहीं, बहुत सारे लोग लेफ्ट कर चुके हैं, तो आई थिंक वो भी उनमें से थे। चलिए, जो भी किसान भाई जुड़े हैं उनको आशा करता हूं कि मेरी बात समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप दोबारा मेरे से फिर पूछ सकते हैं। अगले सेशन में मिल करके हम फिर जूम मीटिंग में आकर के आपके क्वेश्चन के जवाब देंगे। और आपके सहयोग के लिए सोल और उसकी पूरी टीम आप सभी के लिए 24 आवर्स रेडी है। बस आप वो अपना जो भी क्वेश्चन है उसको लिख करके ही संवाद में जुड़े, और जो भी आपको हेल्प चाहिए वो हम सब आपको देने के लिए तैयार हैं। राकेश जी, जी। मनपूर्वक धन्यवाद आपका। जो आपके आज के सेशन में जो हमें क्या चीज चाहिए, अगर टीसीबीटी करना है तो कौन सी चीज समझ लेनी चाहिए, तो हमने सही में आज जाना आपकी बात में। मैं पिछले 1 साल से टीसीबीटी खेती कर रहा हूँ। रणवीर सिंह भैया है ना, राजस्थान के, उनके जी। जी। गाइडेंस के नीचे जी। हमें रिजल्ट भी मिला। लेकिन और रिजल्ट के लिए हमें क्या चाहिए जो आपसे मुझे मिला आज, तो सही में आज बहुत अच्छा लगा आपकी बात पूरी सुन के। तो मनपूर्वक धन्यवाद आपका। जी बिल्कुल। देखिए, आप क्या है कि अगर प्रोडक्टों के बेस पे ही आप करते रहेंगे तो वो हम्म। वैसा ही हो जाएगा कि पहले केमिकल इस्तेमाल कर रहे थे और अब ये कर रहे हैं। सोल का और हमारा कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है कि हम आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल करें। हमारा मेन उद्देश्य है कि आप मिट्टी को बैलेंस करें, मिट्टी को बचाएं।
अगर आप मिट्टी को बचाएंगे तो आगे की फसलें हमारी बच पाएंगी और नस्लें हमारी बच पाएंगी। अदरवाइज स्थिति ऐसी है कि बहुत भयानक बिल्कुल बिल्कुल। आने वाले समय की। तो इसलिए हाँ आपसे जी। प्रार्थना है कि आप प्रॉपर तरीके से करिए। अगर फिर भी आपको कोई हमारी हेल्प की जरूरत पड़े, या रणवीर जी जैसे आपको करवा रहे हैं उनसे ना हो पा रहा है, तो कोई और समस्या कर रहा है, तो आप हमारे से बेझिझक पूछ सकते हैं कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ करके। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें रिजल्ट मिला है, तुअर में मिला है, सब्जी में मिला है, लेकिन जो आप बता रहे हो उसमें अगर काम किए तो और 100% रिजल्ट मिलेगा। ये परमानेंट छुटकारा हो जाएगा आपका, आपकी जेब से कुछ भी जाएगा नहीं, सिर्फ आपको आएगा आएगा। अभी आज की हाँ जी हाँ स्थिति जी। में ये है कि जेब जेब से जा भी रहे हैं और जेब में आ भी रहा है, लेकिन बिल्कुल जितना जा रहा बिल्कुल। है उतना ही आ रहा है। लेकिन अपने को हाँ आना ही हाँ। आना है किसानों को, लेकिन वो तभी आ पाएगा जब हम प्रॉपर तरीके से मिट्टी को बैलेंस कर लेंगे। हाँ जैसे 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 हो गया, जब हम शुरुआत जब की 1 साल में ही, तो हमें बजरंग बाण और रामबाण के ये 2 प्रोडक्ट की थोड़ी ज्यादा यूज करना पड़ा। अगर ये आपकी बात सुन के अगर ये सही में अगर मिट्टी पे काम करे तो आगे थोड़ा ये प्रोडक्ट की यूज कम हो जाएगी, यानी कॉस्ट थोड़ी कम हो जाएगी आगे चल के। और बुस्ट नहीं, ये बिल्कुल यूज ही नहीं होंगे, ये सिर्फ सहारा लेने के लिए बनाए गए हैं, हाँ जी। ताकि आप भूमि उपचार आप करोगे उस दौरान में अगर कोई समस्या आपकी आई तो उस समय पे आपको इसको इस्तेमाल करना है, ताकि आपका कोई नुकसान ना जाए। लेकिन अगर आप सोच बिल्कुल। लोगे कि बस ये बीमारी का इलाज तो मिल ही गया, ये रामबाण बजरंग बाण, और करते रहो इसको हम्म। इस्तेमाल, तो फिर वो ऐसा ही केमिकल यूज कर रहे थे, ऐसा ही ऑर्गेनिक वाले प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जेब से तो जा ही रहे हैं ना आपकी। हाँ जी हाँ लेकिन जी। आपको काम उस पे करना है कि जेब में से निकले ना, जेब में सिर्फ आए। आने के लिए उसके लिए आपको मिट्टी को बैलेंस करना पड़ेगा। बिल्कुल और जैसे ही न्यूट्रिशन आप उसमें ऐड कर दोगे, माइक्रोब्स ऐड कर दोगे, मिट्टी को पॉजिटिव कर दोगे, ये तीन ही काम करने के हैं। मिट्टी को पॉजिटिव करके अणु और जीवाणु को भरपूर मात्रा में ऐड आप कर दीजिए, ऑटोमेटिक सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, मन पूर्वक धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपके आपके साथ बात करके। जी चलिए, किसी किसान भाई का कोई और प्रश्न है तो वो जल्दी से पूछ सकता है, अभी 1 मिनट बाकी है। जी अजय जी। राकेश जी, बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम सुन के। मैं गांव मेरा चौधरीवास हिसार है, और जी पिछले ये समझ लो 6 महीने से मैंने खेती बाड़ी की शुरुआत करी है। जी और अभी अपना वही आप वाली बात है, मिट्टी को जब तक हम नहीं अपना स्वस्थ बनाएंगे तब तक फसल बढ़िया हो ही नहीं सकती है। तो मिट्टी के बढ़िया बनाने पर ही जोर दे रहा हूँ मैं भी। तो आपका बिल्कुल सहयोग, आपका बिल्कुल। मार्गदर्शन भी साथ में चाहिए मुझे। देखो चैट बॉक्स में मैंने नंबर अपना डाल दिया है, उसमें आप जा करके जब भी आपको कोई हमारी हेल्प की जरूरत पड़े तो व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए या कॉल करिए। जी अवश्य सर, अवश्य जी। थैंक यू वेरी मच सर। जी धन्यवाद। राकेश जी, तो आज के लिए यही खत्म करें। जी ये प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे थे, तो इनका और सुन लेते हैं, उसके बाद में खत्म सर करते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप पे मेरे जो तुअर में जो रिजल्ट मिले वो मैं आपको फोटो भेजता हूँ थोड़ी देर में। और आप नंबर भी ओके। सेव कर लेना सर मेरा। ओके जी, ओके प्रमोद जी। महाराष्ट्र से है, यवतमाळ जिला, नागपुर के आगे 200 किलोमीटर। हाँ वो एड्रेस मेरे को लिख करके डाल दीजिए व्हाट्सएप पे, तो मैं आपसे वो ऐड कर लूंगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। जी चलिए, सभी किसान भाइयों को नमस्कार, हमारे से जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तन्मय जी अभी हम इसको खत्म करेंगे, फिर हम आपके साथ में हाजिर हैं दूसरे सेशन में। जी बिल्कुल, हम कल फिर से वही 6 बजे वापस सेशन होगा। थैंक यू, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, आप लोग बहुत क्वेश्चंस पूछे, तो इट्स अ वेरी गुड सेशन। थैंक यू।